माँ का फोन आया तब मैं बाथरूम से बाहर निकल रहा था। मेरे रिसीवर उठाने से पहले ही राधिका ने फोन पर वार्तालाप शुरू कर दिया था। माँ उससे कह रही थी, राधिका, मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक सलाह देने के लिए फोन किया है। मैं जो कुछ भी कहने जा रही हूँ वह सिर्फ मेरी सलाह है। तुम इसे सास होने के नाते आदेश मत समझ लेना। उम्मीद है तुम उस पर विचार करोगी और हो सका तो मेरी बात मानोगी भी। बोलिए माँ जी। बेटी, तुम्हारे देवर करण की शादी है। वह कोई गैर नहीं, तुम्हारे पति का ही सगा भाई है। तुम दोनों के व्यापार अलग अलग हैं, और तो और घर भी अलग है। कुछ भी तो साझा नहीं है। फिर भी तुम लोगों के बीच मधुर संबंध नहीं है, बल्कि यह कहना अधिक सही होगा कि संबंध टूट चुके हैं। मैं तो समझती हूँ कि अलग अलग रहकर संबंधों को निभाना ज्यादा आसान हो जाता है। वैसे उसकी गलती क्या है? बस यही कि उसने तुम दोनों को इस नए शहर में बुलाया, अपने साथ रखा और नए सिरे से व्यापार शुरू करने को प्रोत्साहित किया। हो सकता है उसके साथ रहने में तुम्हें कुछ परेशानी हुई हो, एक दूसरे से कुछ शिकायत भी हो, किंतु इन बातों से क्या रिश्ते समाप्त हो जाते हैं? ऐसी छोटी मोटी बातें तो परिवार में होती रहती हैं। इसका मतलब यह नहीं होता कि हम रिश्ता ही खत्म कर दें। उसकी सगाई में तो तुम नहीं आई थी, किंतु शादी में जरूर आना। बहू का फर्ज होता है कि वह पूरे परिवार को एक साथ लेकर चले। माँ, आपको क्या लगता है कि मैंने रिश्तों को तोड़ा है? करण ही सब जगह हमारी बुराई करते फिरते हैं। उन्होंने तो कुछ लोगों से यहाँ तक कहा कि मेरा बस चले तो भाभी को गोली मार दूं। भाभी ने आते ही हम दोनों भाइयों के बीच दरार डाल दी। माँ जी, दरार डालने वाली मैं कौन होती हूँ? असल में करण के भाई भी उसे पसंद नहीं करते। वह खुद ही अपने भाई से रिश्ता नहीं रखना चाहते, तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? मुझे तो अपने पति की पसंद के हिसाब से ही चलना पड़ डरेगा। अगर वह कहेंगे तो मैं आ जाऊंगी। देखो बहू, मैं यह तो नहीं कहती कि तुमने रिश्ते को तोड़ा है, लेकिन तुमने जोतने का प्रयास भी कभी नहीं किया। रही बात लोगों के कहने की, तो कुछ लोगों का तो काम ही यही होता है। वे इधर उधर की झूठी बातें करके परिवार में संबंधों में फूट डालते रहते हैं और झगड़ा कराकर मजा लूटते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई ईमान नहीं होता। उनका तो बस दूसरों का घर उजाड़ना ही होता है। तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुमने दूसरों की बातों पर विश्वास कर लिया, अपने रिश्तों को नहीं देखा। देखो राधिका, मैंने आज तक कभी तुम्हारे सामने चर्चा नहीं की है, किंतु आज कह रही हूँ। तुम्हारी शादी के बाद कई लोगों ने हमसे कुछ ऐसा कहा है तुम्हारे बारे में, जिसको सुनकर मैं थोड़ा सा हैरान हुई थी। लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि आप कैसी लड़ियचकी को बहू बनाकर ले आई। इसने अपनी भाभी को चैन से जीने नहीं दिया, बहुत सताया। अपनी भाभी की हत्या के सिलसिले में इसका नाम भी पुलिस में दर्ज था। लड़ियचकी। शादी में दिक्कत आएगी, यही सोचकर पुलिस वालों को रिश्वत खिलाकर उसका नाम घर वालों ने उस केस से निकलवाया है। अगर शादी से पहले हमें यह समाचार मिलता तो शायद हम सच्चाई जानने का भी प्रयास करते, लेकिन तब तक तुम बहू बनकर हमारे घर आ चुकी थी। मैंने तुमसे आज तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। लेकिन हाँ, तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहने वाले लोगों को मैंने डांट कर भगा दिया था। बहू, यह सब बताकर मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती, बल्कि कहना यह चाहती हूँ कि आंखें बंद करके लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर तुमसे किसी ने करण के बारे में कुछ भी कहा था, तो तुमको एक बार उस बारे में पता तो कर लेना चाहिए था। गलतियां तो इंसान से होती हैं, और फिर करण तो तुम्हारा छोटा देवर है। अगर उसने कोई गलती की भी थी तो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए था। बहू, अगर तुम करण की शादी में आओगी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। खैर, मैंने तुम्हें शादी में आने की सलाह देने के लिए फोन किया है। मानना न मानना तुम्हारी मर्जी पर निर्भर करता है। इतना कहकर माँ ने फोन काट दिया था। तभी रवि ने मन ही मन में सोचा, माँ ने कई बार मुझे भी समझाने की कोशिश की थी, किंतु मैंने उनकी पूरी बात कभी नहीं सुनी, बल्कि उन पर यही दोषारोपण करता रहा कि वह मुझसे ज्यादा करण को प्यार करती है। इसीलिए उन्हें सिर्फ मेरा ही दोष नजर आता है, करण का नहीं। इन सब बातों को सुनकर माँ हमेशा यहाँ से रोती हुई ही लौटी थी। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि मैं खुद भी करण के खिलाफ था। हमेशा दूसरों की बातों पर विश्वास करता रहा। जो कोई भी करण के बारे में कुछ बोल देता, मैं उसी को सही मान लेता था। इस तरह हम दोनों भाइयों के बीच खाई चौधी होती चली गई। लेकिन फोन पर की गई माँ की बातें सुनकर मैं कुछ हद तक उससे सहमत ही हुआ। माँ यहाँ नहीं रहती थी। शादी की वजह से ही करण के पास उसके घर रहने आई हुई थी।
वे हम दोनों भाइयों के बीच अच्छे संबंध न होने की वजह से बहुत दुखी रहती थीं। इसीलिए यहाँ बहुत कम ही आती थी। लोग सही कहते हैं, अधिकतर पति पारिवारिक रिश्तों को निभाने के मामले में पत्नी पर निर्भर हो जाते हैं। उसकी नजरों से ही अपने रिश्तों का मूल्यांकन करने लगते हैं। शायद यही वजह है, पुरुष अपने माता पिता, भाई बहनों आदि से दूर होते जाते हैं और ससुराल वालों के नजदीक होते जाते हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अपने रक्त संबंधों के प्रति अधिक वफादार होती हैं। इसीलिए अपने मायके वालों से उनके संबंध मधुर बने रहते हैं, बल्कि कड़ीडीडीई बनकर वे पतियों को भी अपने परिवार से जुड़ने का प्रयास करती रहती हैं। वैसे पुरुष का अपनी ससुराल से जुड़ना गलत नहीं है। गलत है तो यह कि पुरुष रिश्तों में संतुलन नहीं रख पाते। वे नए परिवार से तो जुड़ते हैं, किंतु धीरे धीरे अपने परिवार से दूर होते चले जाते हैं, जबकि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भाई भाई में, भाई बहनों में कहाँ कहाँ सुनी नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं होता कि संबंध समाप्त कर लिए जाए। मेरे साथ यही हुआ था। जाने अनजाने में करण से नहीं, अपने परिवार के अन्य सदस्यों से भी दूर होता चला गया। सही मायने में देखा जाए तो संपन्नता व कामयाबी के जिस शिखर पर बैठकर मैं व मेरी पत्नी गर्व महसूस कर रहे हैं, उसकी जमीन मेरे लिए करण ने ही तैयार की थी। उसके पूर्ण सहयोग व प्रोत्साहन के बिना अपनी पत्नी के साथ इस अजनबी शहर में आने व अल्प पूंजी से नए सिरे से व्यवसाय शुरू करने की बात सोच भी नहीं सकता था। उसका आभार मानने के बदले मैंने उस रिश्ते को दफन कर दिया। मेरी उन्नति में मेरी ससुराल वालों का 1% भी योगदान नहीं था, किंतु धीरे धीरे वह मेरे नजदीक होते गए और मैं धीरे धीरे अपने परिवार को खुद से दूर करता चला गया। दोष राधिका का नहीं, मेरा ही था। मैं ही अपने निकटतम रिश्तों के प्रति ईमानदार नहीं रहा। जब मैंने ही उनके प्रति उपेक्षा का भाव अपनाया, तो मेरी पत्नी राधिका भला उन रिश्तों की कद्र क्यों करती? इसीलिए देखा जाए तो सबसे ज्यादा गलती तो मेरी ही थी। समाज में साथ रहने वाले मित्र, पड़ोसी, परिचित सब हमारे हिसाब से नहीं चलते। हमारे उनसे मतभेद भी होते हैं, एक दूसरे से नाखुश भी होते हैं, आगे पीछे एक दूसरे की आलोचना भी करते हैं, लेकिन फिर भी संबंधों का निर्वाह करते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। फिर अपनों के प्रति हम इतने कठोर क्यों हो जाते हैं? उनकी जरा जरा सी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर क्यों देखते हैं? उनकी बातों को हम नजरअंदाज क्यों नहीं कर पाते? तिल का ताड्डा क्यों बना देते हैं? मैं सोचने लगा, करण मेरा सगा भाई है। यदि जाने अनजाने उसने कुछ गलत किया या कहा भी है, तो आपस में मिल बैठकर मतभेद मिटाने का प्रयास भी तो कर सकते थे। गलतफहमियों को दूर करने के बदले हम रिश्तों को समाप्त करने के लिए कमर कस लेते हैं। ये तो समझदारी नहीं है। असलियत तो ये है कि कुछ तीसरे लोगों ने दोस्ती का ढोंग रचाते हुए हमें एक दूसरे के विरुद्ध भटकाया, हमारे बीच की खाई को गहरा किया। हमारी नासमझी की वजह से वे अपनी कोशिश में कामयाब भी रहे, क्योंकि हमने अपनों की तुलना में गैरों पर विश्वास किया। मैंने निर्णय कर लिया कि अपने फैसले मैं खुद लूंगा। करण की शादी में राधिका जाए या न जाए, किंतु मैं समय पर पहुंचकर भाई का फर्ज निभाऊंगा। उसकी सगाई में भी राधिका की वजह से मैं तब पहुंचा जब प्रोग्राम समाप्त हो चुका था। सगाई वाले दिन मैं जल्दी ही दुकान बंद करके घर आ गया था, लेकिन राधिका ने कलह शुरू कर दिया था। वह करण के प्रति शिकायतों का पुराना पुलिंदा खोल बैठी थी। उसने मेरा मूड इतना खराब कर दिया था कि जाने का उत्साह भी ठंडा पड्डी डीडीएच गया। मैं बिस्तर पर पड्ढा पड्ढा कब सो गया, मुझे पता ही नहीं चला था। जब नींद खुली तो देखा रात के 10 बज रहे थे। मन अंदर से कहीं कच्चोट रहा था कि तेरे सगे भाई की सगाई है और तू यहाँ घर में पड्डा है। फिर मैं बिना कुछ विचार किए, देर से ही सही, करण के घर चला गया। मानव का स्वभाव है कि अपनी गलती न मानकर दोष दूसरे के सिर पर मर देता है। मैंने भी बिल्कुल वही किया। सारा दोष मैंने राधिका के सिर पर मर दिया। ठीक है, माना कि राधिका ने मुझे रोकने का प्रयास अवश्य किया था, किंतु मेरे पैरों में बेड्डी तो नहीं डाली थी। दोषी मैं ही था। वह तो दूसरे घर से आई थी। नए रिश्तों में एकदम से लगाव नहीं होता। मुझे ही कड्डी बनकर उसको अपने परिवार से जोड़ना चाहिए था, जैसे उसने मुझे अपने परिवार से जोड़ लिया था। तभी राधिका की सिसकियों की आवाज से मेरा ध्यान भंग हुआ। वह बाहर वाले कमरे में बैठी थी। उसे मालूम नहीं था कि मैं नहाकर बाहर आ चुका हूं और फोन की पैरेलल लाइन पर माव उसकी बातें पूरी सुन चुका हूं। मैं सहजता से बाहर गया और उससे पूछा, राधिका, रो क्यों रही हो? क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे रुलाने का ठेका तो तुम्हारे घर वालों ने ले रखा है।
अभी आपकी माँ का फोन आया था। आपको तो पता है ना, मेरी भाभी ने आत्महत्या की थी। उसमें मेरा कोई भी दोष नहीं था। आपकी माँ ने आरोप लगाया है कि भाभी की हत्या की साजिश में मैं भी शामिल थी। कहकर वह जोर से रोने लगी। बस यही आरोप लगाने के लिए उन्होंने फोन किया था। उनके हिसाब से मैंने रिश्तों को तोड़ा है। फिर भी वे यही चाहती हैं कि मैं करण की शादी में जाऊं। लेकिन आप ध्यान से सुन लीजिए, मैं इस शादी में हरगिज नहीं जाऊंगी। ये मेरा अंतिम फैसला है। तुम्हें भी वहां नहीं जाना चाहिए। सुनो राधिका, हम दोनों अपना अपना फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं चाहते हुए भी तुम्हें करण के यहाँ चलने के लिए बाध्य नहीं करना चाहता, किंतु मैं अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूं। मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। तो क्या तुम जाओगे अपने छोटे भाई की शादी में? कर्ण लोगों में तुम्हारे मेरे लिए जगह जगह इतना जहर उगलता फिरता है, फिर भी जाओगे तुम उसकी शादी में? देखो राधिका, उसने कभी मुझसे या मेरे सामने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लोगों के कहने पर हमें पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या पता वे लोग हम लोगों को आपस में लड़ कर मजे ले रहे हों। और हाँ, अगर लोगों के कहने की परवाह मैंने की होती तो तुमको कभी भी वह प्यार न दे पाता जो मैंने तुम्हें दिया। अभी तुम माँ जी द्वारा आरोप लगाए जाने की बात कर रही थी, पर वह उन्होंने नहीं लगाया। लोगों ने उन्हें ऐसा बताया होगा। आज तक मैंने भी इस बारे में तुमसे कुछ पूछा या कहा नहीं। आज कह रहा हूं, तुम्हारे ही कुछ परिचितों व रिश्तेदारों ने मुझसे भी कहा कि राधिका बहुत तेज मिजाज की लड़ेच की है। अपनी भाभी को इसने कभी चैन से जीने नहीं दिया। इसके जुल्मों से परेशान होकर भाभी की मृत्यु हुई थी। पता नहीं वह हत्या थी या आत्महत्या, लेकिन मैंने उन लोगों की परवाह नहीं की। पर उन लोगों ने जब मेरे भाई करण के बारे में कहा तो तुमने उन लोगों पर विश्वास कर लिया। क्या तुम भी मुझे अपराधी समझते हो, राधिका? मैं तुम्हें अपराधी नहीं समझता। नहीं, मैंने उन लोगों की बातों पर विश्वास किया था। अगर विश्वास किया होता तो तुमसे शादी न करता। तुमसे बस एक सवाल करना चाहता हूं। लोग जब किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो क्या हमें उस बात पर विश्वास कर लेना चाहिए? मैं तो बस इतना जानती हूं कि वह सब झूठ है। हमसे जलने वालों ने यह अफवाह फैलाई थी। इसी वजह से मेरी शादी में कई बार रुकावटें आईं। मैंने भी उसे सच नहीं माना। बस तुम्हें यह एहसास कराना चाहता हूं कि जैसे यह सब बातें झूठी हैं, वैसे ही करण के खिलाफ हमें भद्दचकाने वालों की बातें भी तो झूठी हो सकती हैं। उन्हें हम सत्य क्यों मान रहे हैं? लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे बातें झूठी हैं। खैर, लोगों ने सच कहा हो या झूठ, मैं तो नहीं जाऊंगी। एक बार भी उन्होंने मुझसे शादी में आने को नहीं कहा। कैसे कहता? सगाई पर आने के लिए करण तुमसे कितना आग्रह करके गया था। यहां तक कि उसने तुमसे माफी भी मांगी थी। फिर भी तुम नहीं गई उसकी सगाई में। इतना घमंड अच्छा नहीं होता राधिका। उसकी जगह मैं होता तो दोबारा बुलाने ना आता। सब नाटक था। लेकिन आज अचानक तुम्हें क्या हो गया है? आज तो करण की बड्डी तरफदारी की जा रही है। तभी द्वार की घंटी बजी। करण आया था। उसने राधिका से कहा, भाभी, भैया से तो आपको साथ लाने को कह ही चुका हूं। आपसे भी कह रहा हूं। आप आएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपके बिना शादी की खुशियां अधूरी रह जाएंगी। प्लीज भाभी, शादी में जरूर आना। और हाँ, अगर कोई मुझसे गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। अब मैं चलता हूं, बहुत काम करने हैं। करण प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा किए बिना लौट गया। मैंने पूछा, अब तो तुम्हारी यह शिकायत भी दूर हो गई कि तुमसे उसने आने को नहीं कहा। अब क्या इरादा है? इरादा क्या होना है? हमारे पार्टी ढोसियों से तो एक सप्ताह पहले ही आने को कह गया था। मुझे एक दिन पहले न्योता देने आया है। देखो, असली बात तो यह है कि मेरा मन उससे इतना खट्टा हो गया है कि मैं जाना नहीं चाहती। मैं नहीं जाऊंगी। बाकी तुम्हारी मर्जी, जो तुमको सही लगे वो करो। ये सारी बातें होने के बाद मैं दुकान चला गया। थोड़ी देर बाद ही राधिका का फोन आया। सुनो, एक खुशखबरी है। मेरे भाई विशाल की शादी तय हो गई है। 10 दिन बाद ही शादी है। उसके बाद कई महीने तक शादियां नहीं होंगी। इसीलिए जल्दी शादी करने का निर्णय लिया है। बधाई हो। कब जा रही हो? कब जा रही हो का क्या मतलब है? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे मैं अकेले ही जाऊंगी। तुम नहीं जाओगे क्या? तुमने सही सोचा। तुम्हारे भाई की शादी है। तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। यह क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? मेरे माँ बाप की जगह हंसाई कराने का इरादा है क्या? सब पूछेंगे दामाद क्यों नहीं आया तो क्या जवाब देंगे? लोग कई तरह की बातें बनाएंगे। बातें तो लोगों ने तब भी बनाई होंगी जब एक ही शहर में रहते हुए सगी भाभी होकर भी तुम देवर की सगाई में नहीं गई और अब शादी में भी नहीं जाओगी।
जग हंसाई क्या मेरे यहाँ नहीं होगी? या फिर इज्जत का ठेका सिर्फ तुम्हारे खानदान ने ही ले रखा है? हमारे खानदान की तो कोई इज्जत ही नहीं है। देखो राधिका, मत करो तुलना दोनों खानदान की। मेरे घर वाले तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। क्या तुम्हारे घर वाले मुझे वह इज्जत व प्यार दे पाए? हर एक को इज्जत व प्यार अपने व्यवहार से मिलता है। तो क्या तुम्हारा अंतिम फैसला है कि तुम मेरे भाई की शादी में नहीं जाओगे? अंतिम ही समझो। यदि तुम मेरे भाई की शादी में नहीं जाओगी, तो मैं भला तुम्हारे भाई की शादी में क्यों जाऊंगा? अच्छा, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? कहकर राधिका ने फोन रख दिया। दूसरे दिन करण की शादी में राधिका को आया देखकर माँ जी का चेहरा खुशी से खिल उठा था। करण भी बहुत खुश था। माँ जी ने स्नेह से राधिका की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, तुम आ गई। मैं बहुत खुश हूं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आती कैसे नहीं? मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आपके आग्रह को कैसे टाल सकती थी? मैं मन ही मन मुस्कुराया। राधिका किन परिस्थितियों के कारण यहाँ आई, ये तो बस मैं ही जानता था। उसके यह संवाद भले ही झूठे थे, पर अपने सफल अभिनय द्वारा उसने माँ को प्रसन्न कर लिया था। यह हमारे बीच हुए समझौते की एक सुखद सफलता थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।